अपनी हरी भरी घाटियों, खूबसूरत पहाड़ियों, झीलों, भव्य महलों और धार्मिक स्थलों के कारण त्रिपुरा ने भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में खास मुकाम बनाया है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ये राज्य भारत के उत्तर पूर्व में बांग्लादेश के करीब स्थित है। कई जनजातियों और बांग्ला भाषियों के आपस में मिलजुल कर रहने के कारण यह सीमावर्ती राज्य सांस्कृतिक रूप से काफी संपन्न भी है। त्रिपुरा के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में बांस, चाय और प्राकृतिक गैस प्रमुख हैं। पारंपरिक रूप से यह राज्य बेंत और बांस के हस्तशिल्प के लिए मशहूर है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में रबड़ की खेती, रबड़ उद्योग और रबड़ फर्नीचर से प्राप्त आय ने यहाँ के लाखों लोगों की जिंदगी संवार दी है। उभरता पूर्वोत्तर कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह रबड़ की खेती ने यहाँ के जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर डाला है। आज रबड़ से दुनिया का हर व्यक्ति परिचित है। हमारे दैनिक जीवन में रबड़ का खासा महत्व है। पेंसिल मार्क मिटाए जाने से लेकर जूते, चप्पल के निर्माण, उपकरणों के वॉशर, कार, बस, स्वचालित वाहनों के टायर ट्यूब के निर्माण आदि में इसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। दुनिया भर में निर्मित कुल रबड़ में से करीब 65% का उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर ट्यूब बनाने के लिए किया जा रहा है। रबड़ के इतिहास की बात करें तो कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही इसका उपयोग होता आया है। लेकिन रबड़ का नामकरण ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में किया था। उस समय तक इसका उपयोग मुख्य रूप से लिखावट को मिटाने के लिए होता था। जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर पेड़ों की करीब 500 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें से एक दूधिया रस लैटेक्स प्राप्त होता है। इसी लैटेक्स से रबड़ प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम श्रेणी का रबड़ हेविया ब्रेसिलियंसिस नामक पेड़ से प्राप्त होता है। यह पेड़ दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में बहुतायत में पाया जाता है। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रबड़ पेड़ों से प्राप्त होता है, जबकि कृत्रिम रबड़ पेट्रोलियम से तैयार किया जाता है। आमतौर पर दोनों प्रकार के रबड़ में रासायनिक पदार्थ मिलाए बिना कुछ नहीं बनता। कोलंबस जब सेकेंड टाइम अमेरिका गए हुए थे तब उन्होंने इनका जानकारी पूरे विश्व को दिया। और ये अमेज़न, जो ब्राज़ील का अमेज़न रिवर है, उसके वहाँ से वो आया। सो ब्रिटिश इंडिया में इसका बहुत प्रसार हुआ, श्रीलंका में भी और इंडोनेशिया में भी और सिंगापुर में भी। तो एक रिडले साहब थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये रबर को थोड़ा डोमेस्टिकाइजेशन किया। भारत में रबड़ के पेड़ों की उपस्थिति प्राचीन काल से ही रही है, लेकिन पहले इसका कोई व्यावसायिक महत्व नहीं था, इसलिए रबड़ इस रूप में लोकप्रिय भी नहीं हो सका था। भारत में आधुनिक विधि से रबड़ की खेती लगभग 125 वर्ष पहले शुरू की गई। पहले कच्चा माल ही विदेशों में निर्यात किया जाता था। अब अपने देश में रबड़ से निर्मित अनेक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कई कारखाने लगाए जा चुके हैं। इन वस्तुओं के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है।
प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और उपलब्धता की बात करें तो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में केरल पहले नंबर पर है, जबकि त्रिपुरा दूसरे नंबर पर है। त्रिपुरा में 1963 में वन विभाग ने रबड़ की खेती की संभावना तलाशनी शुरू की थी। Here in Tripura, the rubber plantation started in 1963 by the Forest Department on experimental basis. The Tripura Forest Development and Plantation Corporation, and this is the first of their government undertaking in Tripura who started the rubber plantation. And from 1979, Rubber Board started his the activities in Tripura by opening one regional office. Now this office upgraded as a zonal office, and Tripura now become a second in rubber cultivation next to Kerala, not only in cultivation, that is for in production also. बारहमासी वनस्पति होने के कारण रबड़ का पेड़ मिट्टी को अच्छी तरह से ढके रखता है। इसकी खेती से त्रिपुरा की खराब पारिस्थितिक प्रणालियों को सुधारने की क्षमता है। रबड़ की खेती के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने वन भूमि पर परीक्षण कराया था। महाराष्ट्र के नागपुर से आई नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग की टीम ने परीक्षण कर करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया था। इसके बाद त्रिपुरा सरकार ने रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में रुचि ली और उसके परिणाम भी बेहतर रहे। 1963 तक वन विभाग ने रबड़ के बागान लगाना शुरू कर दिया था। भारत सरकार ने रबड़ को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1967 में एक स्थानीय व्यक्ति के घर में रबड़ बोर्ड का कार्यालय खोला था। शुरुआत में त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन कॉर्पोरेशन TRPC के तहत रबड़ की खेती को यहाँ के आदिवासी लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज की तरह लागू किया गया। रबड़ खेती की सफलता को देखते हुए 1976 में त्रिपुरा फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्लांटेशन कॉर्पोरेशन TFDPC का गठन किया गया, जिसने करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि को पट्टे पर लेकर रबड़ लगाया। ফার্স্ট রাবার প্রোডাকশন শুরু হয়, ওটা একটা রিহেবিলিটেশন প্যাকেজ ছিল। ট্রাইবাল জুমিয়াস শিফটিং কাল্টিভেটার্স, তাদেরকে গভর্নমেন্ট ল্যান্ড দিয়েছিল ফর রাবার প্ল্যান্টেশন। কারণ রাবার, দি নেচার অফ ল্যান্ড অ্যান্ড দি কোয়ালিটি অফ ল্যান্ড ইজ সুইটেবল ফর রাবার প্রোডাকশন হিয়ার। So tribal people, after getting that land, they started production, and gradually it has picked up, and they are also economically benefited out of that. So this message has spread all over the state. Now majority of rubber producers are tribal. Side by side, non-tribals also, they have started rubber production. रबड़ उत्पादन को बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा लाभ यहाँ के जनजातीय लोगों को मिला है। यहाँ 19 प्रकार के जनजातीय लोग रहते हैं, जिनकी मौजूदा जनसंख्या करीब 4 लाख है। इन जनजातीय लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरिया काउंसिल TTAADC का गठन किया गया। आदिवासी कल्याण विभाग के साथ ही TTAADC ने भी रबड़ प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसे रबड़ बोर्ड और विश्व बैंक की सहायता से लागू किया गया। इस तरह 1999 में रबड़ का पौधरोपण और फिर 2007 में रबड़ लैटेक्स का उत्पादन शुरू हुआ। 2016-17 साल में हमने 15,000 फैमिली को 1 हेक्टेयर करके लगभग 1 एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर तक प्लांटेशन किया, जिसमें 5,000 हेक्टेयर हमने रबर प्लांटेशन किया है। रबर प्लांटेशन में सिर्फ रबर प्लांटेशन नहीं, उसके साथ साथ 3 साल तक वो रबर प्लांटेशन का वीडिंग मेंटेनेंस भी हम लोग ही करते हैं। इसमें MGNREGA स्कीम से हमने ये स्कीम प्लांटेशन इम्प्लीमेंट किया है, और इस स्कीम की डिमांड बहुत है, जिससे एक्चुअली एक फैमिली को अगर रबर प्लांटेशन दिया जाए तो 7 साल में उस फैमिली का आर्थिक स्तर देखा जाए तो ये लगभग
पहले अगर 10,000 पर प्रति माह अगर इनकम होगा तो रबर प्लांटेशन देने के बाद उस फैमिली की इनकम लगभग एक लाख प्रति माह की इनकम में चली जाती है। TFDPC ने रबर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले जनजातीय लोगों को पौधरोपण के लिए प्रशिक्षित किया। साथ ही उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि रबर उत्पादन से किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने तो शुरुआती दौर में प्रशिक्षण के अलावा जनजातीय लोगों के लिए कपड़े, भोजन और आश्रय तक की व्यवस्था की, जिससे जनजातियों में रुचि पैदा हुई और वे रबर उत्पादन में जुट गए। It is average permanent income is that is 15,000 rupees, 15 to that 20,000 rupees. Whereas when they sold, they used to sell the firewood. What will be their income? The monthly income less than some 2,000. Now they are getting more than 15,000. That is a success. पहले झुमिया यानी खाना बदोश किसान झूम की खेती यानी स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। इस खेती से मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचता था और झुमिया परिवारों को पूरे वर्ष का भोजन भी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं और जनजातीय लोगों के अलावा अन्य जातियों के गरीब किसान भी रबर के बागान और प्रोसेसिंग यूनिट घर में लगाकर ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। বাগানের দ্বারা আমরা চলছি 15-20 হাজার টাকা কামাই হয় এইলে এরপরে আমরা এই এলাকার লোক এখন আস্তে আস্তে বাগান কইরা উন্নত হইতাছে। रबर के पौधे के पेड़ बनने यानी लेटेक्स निकालने योग्य होने तक में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लगता है। इसके बाद ये लेटेक्स निकालने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लेटेक्स प्राप्त करना भी सहज काम नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। पेड़ में चीरा लगाने के कुछ देर बाद ही लेटेक्स नीचे लगे बर्तन में एकत्र होने लगता है, जिसे इकट्ठा कर एसिड डालकर छोटी छोटी ट्रे में रख दिया जाता है, जिसके बाद ये तरल पदार्थ पनीर की तरह जम जाता है। जमे हुए लेटेक्स को प्रोसेसिंग यूनिट में डालकर छोटे छोटे शीट बनाकर सुखा दिया जाता है। 2-3 दिनों में सूखने के बाद इसका रंग भूरा हो जाता है। तो यहाँ के छोटे किसान भी साल में प्रति हेक्टेयर 1200 किलोग्राम रबर का उत्पादन कर लेते हैं। पहले हम एक ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन करता था, एक गाड़ी का बिजनेस था हमको, तो अब हमको ज्यादा रुपया नहीं मिलता था। तब हमारे पास जमीन था, जमीन को हम रबर का पेड़ लगाया था। 2012 साल से प्रोडक्शन हो रहा। प्रति महीने में हमको 4-5 कुंटल रबर सूखना रबर मिलता है। उससे हमको महीने में 50,000 रुपया मिलता है। त्रिपुरा में रबर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने भी चहुमुखी प्रयास किए। जनवरी 2006 में त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा रबर मिशन की स्थापना की, जो एक नोडल एजेंसी की तरह त्रिपुरा में काम कर रही है। TRM ने 2006-07 से 2025-26 तक यानी 20 सालों के लिए एक प्लान तैयार किया, जिसमें 85,094 हेक्टेयर भूमि पर रबर की खेती करने का लक्ष्य रखा गया। साल 2011-12 में करीब 11,776 हेक्टेयर भूमि रबर बागान के अंतर्गत थी। त्रिपुरा में एक टाइम पे जिस एरिया में कुछ एरिया में लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करते थे, लेकिन रबर जब से आया उसके पास खूब पैसा आया और लोगों ने रबर पे काफी इन्वेस्ट भी किया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का गांव में और रिमोट एरिया में लोगों के लिए रबर तो खूब अच्छा मतलब उन लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है। त्रिपुरा में 31 मार्च 2017 तक कुल रबर उत्पादन करीब 65,300 मीट्रिक टन रहा है। इससे राज्य को 780 करोड़ रुपए की आय हुई और अब तक चिन्हित कुल 1 लाख हेक्टेयर जमीन में से करीब 82,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में रबर बागान लगाए गए हैं। इस तरह रबर की खेती से करीब 90,000 लोग प्रत्यक्ष तौर पर और लाभान्वित हो रहे हैं। रबर बोर्ड अब पौधरोपण से ज्यादा जनजातीय लोगों के कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है, ताकि बेहतर उत्पादन के साथ ही गुणवत्ता युक्त लेटेक्स निकाला जा सके। रबर वुड से बने फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट की चीजों की बाजार में खासी डिमांड है। इसको बढ़ावा देने के लिए
रबर वुड फर्नीचर फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान के साथ रबर बोर्ड ने त्रिपुरा में प्राकृतिक रबर की खेती के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट इमेजरी सर्वेक्षण भी किया था। वहीं रबर आधारित उद्योगों को प्रेरक उद्योग घोषित करते हुए त्रिपुरा स्टेट इंसेंटिव स्कीम के तहत अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था त्रिपुरा सरकार ने की है। भारत सरकार की मदद से बोधचंद नगर में करीब 60 एकड़ जमीन पर औद्योगिक रबर पार्क स्थापित किया गया है। अब तक 11 उद्यमियों ने यहां कार्य शुरू कर दिया है। केरल के इरापुरम में रबर पार्क के बाद त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम और रबर बोर्ड के बीच यह एक संयुक्त उद्यम है, जो पूरे देश में दूसरा स्थान रखता है। रबर पार्क बेसिकली यहाँ पे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रबर पार्क वी हैव एस्टेब्लिश्ड, हमने जो किया है। टोटल एरिया 59 एकर्स उसके अंदर ये रबर पार्क डेवलप हुआ है और दिस इज द सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया। इट इज 29 करोड़ प्रोजेक्ट। सो वी सक्सेसफुली हमने ये इसको कंप्लीशन किया है। तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो रबर रिलेटेड है उसको डेवलप किया है, जो रबर इंडस्ट्री के लिए सहायक हो। रबर पार्क में इसके धागे और ग्लव्स के अलावा बेहतर क्वालिटी के रबर उत्पाद बन रहे हैं। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड नेचुरल रबर ISNR फैक्ट्री में रबर केक बनाए जाते हैं, जिसे दिल्ली, गुड़गांव, हरिद्वार और लुधियाना के अलावा विदेशों में टायर और अन्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को भेजा जा रहा है। सरकार ने सोसाइटी बनाकर किसानों को लाभ देने की कोशिश की है। रबर पार्क की फैक्ट्रियों में 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रबर किसान अपना माल भेजते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस फैक्ट्री में किसान किसी कारण खराब हो चुके ठोस रबर को पहुंचाते हैं, जहां कई प्रक्रियाओं से इसका शोधन होता है। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ड्रायर में सुखाया जाता है। फिर इसके टुकड़ों को 25-25 किलोग्राम तौलकर मशीनों में प्रेस कर रबर केक बनाया जाता है। फिर इसकी पैकिंग कर इसे मार्केट में भेजने की तैयारी होती है। तो जो प्रोडक्ट्स बेसिकली ISNR होते हैं, जो आपने देखा होगा रबर केक्स जो बनते हैं वेस्ट रबर से, वो बाहर में भेजते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे ये बना के बाहर भेजते हैं, जो टायर फैक्ट्री में लगते हैं। टायर वगैरह भी कोई फैक्ट्री, फिर मशीनरीज का जो बहुत सारी रबर का जो पुर्जे होते हैं वो भी बनाता है। और इससे हाउस होल्ड गुड्स बहुत सारे होते हैं। रबर फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को अत्यंत तीक्ष्ण गंध युक्त माहौल में काम करना होता है, जो पर्यावरण के साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इस बारे में हमने त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी से बातचीत की। ये इंडस्ट्री लगाने से पहले हम लोग हमारे पास एप्लीकेशन करते हैं कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश के लिए। तो कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश जहाँ हो गया, इसके बाद वो लोग इंडस्ट्री बना लिया, सब कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान सब डिजाइन हो गया। इसके बाद फिर अप्लाई करते हैं, हमारा कॉन्सेंट टू एस्टेब्लिश हो गया, अब हमको कॉन्सेंट टू ऑपरेट के लिए दिया जाए। तो फिर हम लोग कॉन्सेंट टू, अगर सब ठीक ठाक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तो हम लोग जाके इंस्पेक्शन के बाद कॉन्सेंट टू ऑपरेट के लिए हम लोग दे देता हूँ। त्रिपुरा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानना है कि रबर बागान लगाने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, लेकिन लेटेक्स में एसिड मिलाने के बाद उससे निकला पानी यदि नदी नालों में छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लोगों को समय समय पर जागरूक करता है। रबर पार्क में भी
विशेष सतर्कता बरती जाती है। इन द गाइडेंस विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने जोन वाइज उसको डिवाइड किया, एक्टिविटी वाइज। जो प्रोडक्ट होगा तो रेड जोन होते हैं उनका, रेड, ऑरेंज, ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री होते हैं। जैसे बैम्बू इंडस्ट्री सब ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। तो रबर तो पोल्यूटेड इंडस्ट्री है, तो उसको एक साइड में हमने डाला और रबर पार्क हमने डेवलप किया ताकि जो पोल्यूशन का उसको कंट्रोल कर सके। आदिवासी कल्याण विभाग के अनुसार 1999 तक लगभग 51,265 परिवार झूम खेती पर पूर्णतः आश्रित थे। वन विभाग द्वारा 2007 में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि ऐसे परिवारों की संख्या कम होकर 27,278 के लगभग रह गई है। इस तरह रबड़ की खेती को बढ़ावा मिलने का सबसे बड़ा असर त्रिपुरा में जो देखने को मिल रहा है वो है वहां के उग्रवादी संगठनों का मुख्य धारा में लौट आना। हमारा एक प्रॉब्लम थी आज से 10-15 साल पहले त्रिपुरा में, इंसर्जेंसी प्रॉब्लम थी। तो लोग कहते ये जो रबर का जो सोशियो इकोनॉमिक जो इफेक्ट है उसकी वजह से भी हमारा जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है उसमें काफी कंट्रोल आया है। जो उग्रवादी था, अभी कोई उग्रवादी रबर से आप लाखों रुपया कमाता है। इसीलिए ये भी एक फैक्टर है त्रिपुरा का जो उग्रवादी का जो टू सप्रेस द दिस एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, बिकॉज बट इफ वंस दे इन्वॉल्व इन द रबर प्लांटेशन they are getting the permanent income. You know that once rubber is planted, their income there will be some 25 to 30 years. Continuous income is there. त्रिपुरा में रबड़ के कुल उत्पादन में से महज 20 से 25% की ही खपत है। यहाँ उद्योग तो स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन महज कच्चा माल ही तैयार होता है। कच्चा माल बाहर भेजने के लिए परिवहन व्यवस्था बेहतर न होने से किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं भौगोलिक दृष्टि से दूर होने के कारण भी त्रिपुरा में उद्योग बैठाना आसान नहीं है। This is one of the thrust area in our industrial activities in the state. We have given thrust on some priority areas, basically the rubber, tea, bamboo and natural gas. So these are the thrust area for taking up industrial activities and investment in the industrial sector in Tripura. So in this way, rubber is one of the important plantation activities in our state. पूर्वोत्तर राज्यों को रबड़ की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मौजूदा समय में त्रिपुरा, असम, मेघालय और नागालैंड आदि पूर्वोत्तर राज्यों में 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर रबड़ की खेती हो रही है। इस तरह केंद्र और राज्य सरकारें पूर्वोत्तर राज्यों में रबड़ की खेती के लिए प्रयासरत हैं। खासकर त्रिपुरा में तो इसके बेहतर परिणाम नजर आने लगे हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।